जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं हम लोग 18 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स की। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट का जो सेक्शन 6A है उसको वैलिड लॉ माना है। ये आज की प्रोमिनेंट न्यूज़ है, द हिंदू में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कौन सा सेक्शन अपहोल्ड किया गया है। अपहोल्ड मतलब जिसको जायज़ ठहराया गया है, सही ठहराया गया है, इसका मतलब ये होता है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट एज वैलिड लॉ। तो आज हम लोग थोड़ा सा सेक्शन 6A के बारे में देखेंगे। सिटीजनशिप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के क्या क्या प्रोविजंस है, इनके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हैं कोई भी बाहर के नागरिक। यहाँ पे हम लोग सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A के बारे में कुछ फाइनर पॉइंट्स जानेंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। ठीक है, तो सेक्शन 6A क्या है, कैसे आया, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रूलिंग का क्या सीन था। तो रूलिंग का जो सीन था, 4 जजेस इस सेक्शन 6A के फेवर में थे और एक जज डिसेंटिंग जज थे। एक जज ने ये कहा था कि सेक्शन 6A को हटा देना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी ये सारी बातें, ये सारी जिरें हम लोग देखेंगे कि किन किन जज ने क्या क्या कहा था। तो चीफ जस्टिस साहब है हमारे DY चंद्रचूड़, और जो डिसेंटिंग जज है, ये जो 4:1 का जो रेशियो है, इसमें जो डिसेंटिंग जज है ये जस्टिस JB पार्दीवाला है। ठीक है जी, जस्टिस JB पार्दीवाला। इनका भी अभी हम लोग देखेंगे इनका क्या पहलू था सेक्शन 6A को लेकर। सेक्शन 6A का कॉन्टेक्स्ट क्या है, हल्का सा देख लेते हैं। तो सेक्शन 6A क्या करता है, ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है इमिग्रेंट्स को आसाम में। ठीक है, ये सेक्शन 6A सिर्फ स्पेसिफिकली आसाम के लिए आया है। जो भी इमिग्रेंट्स आए हैं, जो भी बाहरी लोग आए हैं आसाम में, उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है। अब कब आए हैं, कैसे आए हैं, ये सारी बातें करते हैं। तो जो भी लोग 1966 से पहले आए हैं उनको तो ये आराम से दे देगा, उनको तो आराम से बोला गया है कि इनको सिटीजनशिप दे दी जानी चाहिए। लेकिन जो 1971 के पहले तक आए हैं, मतलब 1966 से 1971 के जो बीच में लोग आए हैं, जो बाहर से इमिग्रेंट्स आए हैं, उनके लिए 10 ईयर वेटिंग पीरियड होगा। ठीक है, उनके लिए 10 ईयर वेटिंग पीरियड होगा, उसके बाद उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन 6 से इन लोगों पे लागू होता है जो 1966 के पहले आए हैं और फिर 1966 से 1971 के बीच में आए हैं। अब मसला क्या था, मसला ये था कि असम सन्मिलिता महासंघ है, एक वहाँ पे सिविल सोसाइटी है, असम सन्मिलिता संघ महासंघ। उन्होंने बोला कि 1971 कट ऑफ नहीं होना चाहिए, 1951 कट ऑफ होना चाहिए। क्योंकि अगर 1951 कट ऑफ होगा तो क्या होगा, ये 20 साल इसमें कम हो जाएंगे। 20 साल कम हो जाएंगे तो असम की जो डेमोग्राफी है वो अनचेंज रहेगी, वो उनमें उतने इमिग्रेंट्स नहीं होंगे जितने ओरिजिनली होने चाहिए थे। तो इसलिए असम सन्मिलिता महासंघ का कहना था कि 1951 कट ऑफ डेट होनी चाहिए। तो ये खारिज कर दिया गया है और ये 1971 को ही उचित डेट मानकर सेक्शन 6A को अपहोल्ड कर दिया गया है। ठीक है, इंडिविजुअल्स एंटरिंग आफ्टर द कट ऑफ डेट आर सब्जेक्ट टू डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन। मतलब 1971 के बाद कोई भी बाहरी इमिग्रेंट आता है असम में तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, डिटेक्ट करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि सेक्शन 6A जो है वो स्पेसिफिकली आसाम के लिए लागू होता है, आसाम राज्य के लिए लागू होता है। और डेट क्या है, 1966 के पहले जो आए हैं उनको तुरंत सिटीजनशिप दी जाएगी, और 1966 से 1971 तक जो आए हैं उनको 10 साल के वेटिंग पीरियड के बाद सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। और 1971 के बाद जो भी आएगा उनको डिटेक्ट किया जाएगा, इमिग्रेंट जो भी आए हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा और डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये सारी जड़ की फसाद क्या है देखते हैं। ये फसाद की जड़ मतलब क्या है, कहाँ से शुरू हुआ। तो 1979 से 1985 तक इलीगल माइग्रेशन बहुत हुआ था, लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ था फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश, विच लेड टू असम मूवमेंट। ठीक है, आप जानते होंगे 1971 में वॉर हुई थी इंडिया बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से, जिसके चक्कर में कई वहाँ पे इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गए थे कि पूरी असम की डेमोग्राफी चेंज हो गई थी, जिसके लिए ये असम मूवमेंट चलाया गया था 1975 से 1979 से 1985 के बीच में, जहाँ पे ये मांग हो रही थी कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगली आ गए हैं ईस्ट पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आ गए हैं असम में, उनको डिपोर्ट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और डिपोर्ट किया जाए। तो जब असम मूवमेंट एकदम चरम सीमा पे था, एकदम चरम पे था अपने, तब इनके साथ असम अकॉर्ड साइन किया गया था 1985 में। असम अकॉर्ड 1985 में डिसाइड किया गया था कि 1971 जो है ये कट ऑफ डेट होगी। इसके बाद क्योंकि इसी साल क्या हुआ था, इसी साल
वॉर हुआ था, तो वॉर के बाद जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं या वॉर के दौरान जितने इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उनको सब डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो असम अकॉर्ड 1985 में ये बोला गया था कि 1971 के पहले पहले जो आए हैं उनको तो मिल जाएगी सिटीजनशिप, पर उसके बाद जो आए हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए सेक्शन 6A को इंट्रोड्यूस किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सेक्शन 6A लाया गया था, जो कि सिर्फ अप्लाई होता है असम में। ठीक है, अप्लाई होता है असम में। इनका क्या यहाँ पे क्या सेक्शन 6A के क्या प्रोविजंस थे, तो अभी हमने आपको कट ऑफ डेट्स बताई। जो भी 1966 के पहले आए हैं उनको इमीडिएट सिटीजनशिप ग्रांट होगी, और जो 1966 से 1971 के बीच में आए हैं उनको 10 साल का वेटिंग पीरियड करना होगा, वेट करना होगा 10 साल बिफोर बिकमिंग सिटीजन। ठीक है, सिटीजनशिप पाने से पहले उनको 10 साल वेट करना होगा। अब यही मसला था कि सेक्शन 6A को ये यहाँ पे असम सन्मिलितिया महासंघ है, ये वहाँ की सिविल सोसाइटी है जिन्होंने चैलेंज किया था कट ऑफ डेट एंड सॉट 1951 एज कट ऑफ इंस्टेड ऑफ 1971। तो ये पूरा मसला था। अब मेजॉरिटी रैशनल क्या दिया गया है कि ये जो असम अकॉर्ड है ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल माना है सुप्रीम कोर्ट ने, रिकॉग्नाइजिंग असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड में क्या बोला गया था, 1971 जो है कट ऑफ डेट मानी जाएगी। ठीक है, इन मैनेजिंग इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। तो इन्होंने ये सही माना है कि ये कट ऑफ डेट बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ पार्लियामेंट की पावर मानी है कि अगर उन्हें इलीगल माइग्रेशन से कोई भी डीलिंग करनी है तो वो अपना कानून खुद बना सकते हैं, वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है उनके पास टू फाइंड पॉलिटिकल सोल्यूशन फॉर इलीगल माइग्रेशन। तो ये दोनों चीज़ें मेजर रैशनल था सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट की अपहोल्ड करने के लिए। अब डिसेंटिंग ओपिनियन क्या है, डिसेंटिंग ओपिनियन मतलब ये क्या आर्ग्यू किए थे जस्टिस बी पारदीवाला। इन्होंने बोला था सेक्शन A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये वायलेट करता है आर्टिकल 29 क्लॉज 1 को। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 क्या कहता है भारतीय संविधान का, तो ये कहता है कि सिटीजन जो हैं, citizens of India with distinct language, script and culture have the right to preserve it। तो इनका ये कहना था कि आसाम जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पे डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है उसकी, उनकी अलग स्क्रिप्ट है और उनका अलग कल्चर है, और उनको इस चीज़ को बचाने के लिए संविधान पूरा का पूरा अधिकार देता है। अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी कल्चर को बचाने के लिए संविधान उनको पूरा अधिकार देता है, और इस अधिकार का हनन हो रहा है सेक्शन 6A से, क्योंकि सेक्शन 6A से क्या हो रहा है, 1971 तक जो भी इलीगल माइग्रेंट आए हैं उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा रही है। तो इसकी वजह से आर्टिकल 29(1) वायलेट हो रहा है रिगार्डिंग एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ असम। तो असम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, एथनिक डेमोग्राफी है, वो चेंज हो रही है, इसलिए सेक्शन 6 से क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई सेक्शन 6A की हो गई। सेक्शन 6A के साथ साथ असम अकॉर्ड हमने देखा क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का केस देखा कि केस कहाँ से निकला, क्या क्या बोला गया, डिसेंशन में क्या क्या बोला गया, एक्सेप्टेंस में क्या क्या बोला गया, ये सारी बातें की। अब हम लोग चलते हैं कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो यूनियन लिस्ट में है। आपको पता होगा ना, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनमें सिर्फ कानून बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है, कॉम्पिटेंसी होती है, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास होती है, उसमें राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो सिटीजनशिप जो है ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, आप ये ध्यान रखिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई हैं, उसी तरीके से पार्ट 2 में जो है सिटीजनशिप आता है। ठीक है, तो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। पार्ट के अंदर आर्टिकल्स हैं, हम लोग आर्टिकल्स को देखते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 5 है, ये जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था, जैसे ही 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया गया था, वैसे ही सिटीजनशिप की बात कर, सिटीजनशिप होल्ड करने की बात करता है। ठीक है, तो जो भी पर्सन है, डोमिसाइल्ड है या वहाँ पैदा हुए हैं, ये सारे सिटीजन हैं, ये इनको सिटीजनशिप ग्रांट की थी। और जो भी रेजिडेंट्स हैं फॉर ओवर 5 ईयर्स कुड अप्लाई। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 डील करता है राइट फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान, ये वेस्टर्न पाकिस्तान की बात थी। अब 6A क्या करता है, जो हम लोग ने असम अकॉर्ड में देखा था, ये असम के लिए स्पेसिफिकली आया था, और ईस्ट पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए थे उनके लिए बात करता था।
ठीक है, तो ये आर्टिकल 6 हो गया। आर्टिकल 7, राइट फॉर दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अब कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट होके पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर वापस आ गए, ठीक है। पर्सन हु माइग्रेटेड आफ्टर March 1, 1947 बट रिटर्न ऑन रीसेटलमेंट परमिट्स वर गिवन सिटीजनशिप। तो जो एक बार गए फिर लौटे, उनकी सिटीजनशिप की बात करता है। आर्टिकल 8 उनकी बात करता है जो इंडिया ओरिजिन है लेकिन बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया और whose parents और ग्रैंड पेरेंट्स वर born in India could register as Indian citizens and diplomatic missions, ठीक है। तो वो इंडियंस जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं और जिनके माँ बाप या जो जिनके ग्रैंडफादर्स इंडियन से, वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एज इंडियन सिटीजन्स एट डिप्लोमेटिक मिशंस। आर्टिकल 9 क्या डील करता है? लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अब आपको सिटीजनशिप मिली है तो आपसे ली भी जा सकती है। आप अगर राज्य के खिलाफ, देश के खिलाफ कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व है जो कि एंटी नेशनल गतिविधि हो गई या ऐसी गतिविधि हो गई जो कि हैम्पर करती है इंडियन सोवरेनिटी को, तो आपको सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी पर्सन एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप वॉलेंटरली लूजेस इंडियन सिटीजनशिप। अब आपको पता होगा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि आप यूएस के भी सिटीजन हो गए और इंडिया के भी सिटीजन हो गए। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो एक्सक्लूसिवली इंडिया के ही सिटीजन हैं और कहीं के सिटीजन आप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने दूसरे किसी देश की सिटीजनशिप ली तो ये वॉलेंटरली या ऑटोमेटिकली आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो रिवोक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 कहता है सिटीजन्स अंडर पार्ट 2 कंटिन्यू टू होल्ड सिटीजनशिप सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। और आर्टिकल 11 में भी लगभग यही बात है कि पार्लियामेंट जो है एम्पावर्ड है। पार्लियामेंट के बाद लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी और सिटीजनशिप कैसे छीन ली जाएगी, इन सारी चीज़ों के लिए कानून बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। ये आर्टिकल 11 कहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 से 11 हमने देख लिया, ठीक है। आर्टिकल 5 से 11 हमने पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख लिया, जो कि डील करता है विद प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। नेक्स्ट न्यूज़ है हरियाणा से। तो हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी साहब ने ओथ लिए। तो अब हरियाणा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि हरियाणा में पॉलिटिकल फैक्ट्स क्या हैं, फिजिकल फैक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपके सामने हरियाणा का फिजिकल मैप है। कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्थ में किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो नॉर्थ में हरियाणा बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। ये आप नॉर्थ ईस्ट में देख रहे होंगे, लगभग नॉर्थ ईस्ट में जो है हरियाणा हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करें और ईस्ट में आए तो ईस्ट में यूपी से बाउंड्री शेयर की जाती है। फिर फर्दर एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करें साउथ में राजस्थान, ये पूरा राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान से बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा। और वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पंजाब से बाउंड्री शेयर करता है। पहले पंजाब और हरियाणा एक ही हुआ करते थे, फिर पंजाब को अलग कर दिया गया हरियाणा से। कब? 1966 में। और हरियाणा बना था 17वां इंडियन स्टेट, ठीक है। 17वां इंडियन स्टेट बना था हरियाणा, पंजाब से अलग होके 1966 में, 1 नवंबर 1966 में अलग हुआ था। अभी हमने देखा सीएम साहब नए बने हैं नायब सिंह सैनी। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं वहाँ पे? विधानसभा की 90 सीटें हैं यहाँ पे। आपको ध्यान देना है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि तेलंगाना दे देगा एक तरफ, जम्मू कश्मीर दे देगा, केरला दे देगा और महाराष्ट्र दे देगा या हरियाणा दे देगा और विधानसभा की सीट्स दे देगा कि आपको मैच करके बताइए कि कहाँ पे कितनी सीट्स हैं, किस राज्य में कितनी विधानसभा सीट्स है। तो हल्का सा विधानसभा सीट्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो विधानसभा सीट जो है हरियाणा में 90 सीट्स है, ठीक है। 90 सीट्स हैं विधानसभा में हरियाणा में। लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। स्टेट सिंबल क्या है, बात कर लेते हैं। तो एनिमल जो है यहाँ का, स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट ट्री है पीपल और स्टेट फ्लावर है लोटस, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। बॉर्डरिंग स्टेट्स हमने देखे, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है हरियाणा के, राजस्थान साउथ वेस्ट में है, ईस्ट में उत्तर प्रदेश है और ईस्ट में ही दिल्ली और उत्तराखंड भी है। अच्छा हाँ, दिल्ली और उत्तराखंड भी बताना भूल गए ना, यहाँ पे कहीं दिल्ली और उत्तराखंड भी, ये दिल्ली है और इधर कहीं उत्तराखंड है, ठीक है। यहाँ कहीं उत्तराखंड है। पंजाब एंड चंडीगढ़ तो है ही है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। पंजाब और चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ आपको दिख रहा होगा, तो कैपिटल है, ठीक है। तो ये पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान, ठीक है। तो ये 4-5 कुछ स्टेट्स हैं या यूनियन टेरेटरीज हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा।
यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो घग्गर नदी है यहाँ पे, मारकंडा नदी है, टांगड़ी नदी है, छोटुंग नदी है, दोहन नदी है, कृष्णावती, यमुना और साहिबी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि ये 7-8 रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हरियाणा से होके बहती हैं। लेक्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से लेक हैं, तो याद रखिएगा बदखल लेक है यहाँ पे, दमदमा लेक है, कोटला लेक है, खलीलपुर लेक है, सुल्तानपुर लेक है। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो इसको तो आप एकदम स्टार मार्क कर लीजिए। सुल्तानपुर लेक कई बार पूछा गया है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर लेक है जो कि कुरुक्षेत्र के नज़दीक है। इसकी अपने आप में एक हिस्टोरिकल कहानी है पूरी। ठीक है, सूरज कुंड लेक है और उजीना लेक है। ठीक है, तो ये 7-8 लेक्स हैं, आप धीरे धीरे करके याद करिएगा। कैनाल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना कैनाल है। अब यमुना जी यहाँ बहती हैं, माँ यमुना यहाँ बहती हैं, तो यहाँ पे यमुना कैनाल भी है। गुड़गांव कैनाल है, भाखड़ा कैनाल है, भिवानी कैनाल है और जवाहरलाल कैनाल है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। कुछ और लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा था बदकल लेक। बदकल लेक कहाँ है, फरीदाबाद के नज़दीक है, जो कि अब सूख गया है एकदम। पीकॉक लेक है यहाँ पे, बदकल लेक के नज़दीकी है। अब ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर जो है मैन मेड पॉन्ड है कुरुक्षेत्र में, लिंक्ड विद लॉर्ड ब्रह्मस मिथोलॉजी। ठीक है, तो लॉर्ड ब्रह्मा जी के जुड़ी हुई ये ब्रह्म सरोवर है। ठीक है, कर्ण लेक है जो कि करनाल सिटी में है। सनाहित सरोवर है, ये भी कुरुक्षेत्र के नज़दीक है। सूरज कुंड लेक है, ये हमने देखा। तिलियार लेक है रोहतक में, और ब्लू बर्ड लेक है हिसार में, जो कि वेटलैंड हैबिटेट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है, नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और कलेसर नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है। ठीक है, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और कलेसर नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखें तो कौन कौन से हैं, भिंडवास सेंचुरी है, खपरवास सेंचुरी है, नाहर सेंचुरी है, चिलचिला सेंचुरी है, कलेसर सेंचुरी है, कलेसर नेशनल पार्क के ही पास, अबू बशर सेंचुरी है, कोली रायतान सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ सेंचुरी है। फिर एनिमल और ब्रीडिंग सेंटर्स भी देख लेते हैं। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ पे, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, पीकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है, फीजेंट ब्रीडिंग सेंटर है और वल्चर सेंटर है। ठीक है, तो एनिमल और ब्रीडिंग सेंटर आप हल्का सा देख लीजिएगा, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, और लेक्स को भी। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व कैथाल में है, और बीर बाराबंक कंजर्वेशन रिजर्व जिंद में है। ठीक है, डियर पार्क जो है हिसार एयरपोर्ट के नजदीक है, ये बात भी याद रखिएगा। आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा में कुछ मेले होते हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। तो कौन कौन से मेले हैं, वो कौन कौन से फेयर्स हैं, तो सबसे पहले सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल लाइमलाइट की अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आपको याद रखना है। सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ का मेला है, तो ये हरियाणा का मेला है। इसके बाद गोपाल मोचन फेयर है। ठीक है, गोपाल मोचन फेयर है जो कि अंबाला के नज़दीक सेलिब्रेट किया जाता है। फिर मसानी फेयर है, मसानी मेला। ठीक है, ये गुड़गांव के नज़दीक सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स मसानी। ठीक है, तो इतना खैर आपको नहीं याद रखना है, बस ये याद रखिएगा कि मसानी मेला कहाँ का मेला है। तो 3 मेले हमने देखे कौन कौन से, सूरज कुंड मेला, गोपाल मोचन मेला और मसानी मेला। ठीक है, इसके बाद फेस्टिवल्स देख लेते हैं हरियाणा में स्पेसिफिकली क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है। तो गुग्गा नवमी, गुग्गा नवमी क्या है, ये स्नेक वर्शिप है। ठीक है, ये स्नेक वर्शिप है गुग्गा नवमी। ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये हरियाणा में मनाया जाता है। फिर है गंगोर, गंगोर मनाया जाता है जो कि गौरी को डेडिकेटेड है। ठीक है, द गॉडेस ऑफ अबंडेंस, माँ गौरी को ये डेडिकेटेड है गंगोर त्योहार। ठीक है, फिर लोहरी है, लोहरी तो सबको ही पता होगा। बैसाखी है, लोहरी कैसे मनाते हैं, मकर संक्रांति के जस्ट पहले मनाते हैं, उसमें नाच गाना होता है, डांसिंग होती है, बॉनफायर जलाते हैं। ठीक है, बैसाखी। तीज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग सावन सूदी, मार्किंग द मानसून सीजन, तो तीज मानसून में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर लास्ट में है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, यहाँ पे एक जगह है पिंजौर जहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पिंजौर सेलिब्रेट किया, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये हरियाणा का है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। आर्ट एंड क्राफ्ट में देखें तो फुलकारी दुपट्टा यहाँ बनवाया जाता है, मेटल वर्क होता है, लेस होता है, बोन कार्विंग्स होती हैं, वुड क्राफ्ट यहाँ पे कुछ पॉपुलर है। हैंडलूम्स कहाँ के फेमस है हरियाणा में, तो पानीपत के हैंडलूम्स बहुत फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, पानीपत के हैंडलूम्स बहुत फेमस है, पानीपत में लड़ाइयाँ भी हुई हैं और पानीपत में हैंडलूम्स भी बहुत फेमस है। यहाँ की कालीन और रक्स जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फर्नीचर में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेमस है वो है मूढ़ा।
हमारे यहाँ पीढ़ा कहते हैं, इनके यहाँ मूढ़ा कहते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर आप ये प्रतापगढ़ और रायबरेली क्षेत्र के नज़दीक हो तो आपके यहाँ भी पीढ़ा कहा जाता होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो पीढ़ा कहा जाता है, इनके यहाँ मूढ़ा कहा जाता है, जो कि राउंड स्टूल्स होते हैं। चेयर्स मेड ऑफ सरकंडा रीड फ्रॉम फारूक नगर। पीढ़ी, ये देखिए पीढ़ी, वही पीढ़ा का पीढ़ी, छोटा सा जो बड़ा होता है तो पीढ़ा होता है, छोटी सी जो होती है तो पीढ़ी होती है। ये क्या है, वुडन स्टूल्स होते हैं, लकड़ी के स्टूल्स होते हैं फ्रॉम सोनीपत। तो मूढ़ा और पीढ़ी यहाँ पे फेमस है। झज्जर की पॉटरी बहुत फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा, झज्जर की पॉटरी फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पढ़ा। अब डांस फॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या नृत्य, कौन कौन से बहुत फेमस नृत्य हैं। तो पहला है धमाल, ठीक है, जो कि महाभारत टाइम से चला आ रहा है, पॉपुलर है गुड़गांव में, ठीक है। फिर है धाप, जो कि गुड हार्वेस्ट और स्प्रिंग के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। फाग सेलिब्रेट किया जाता है होली के टाइम पे, ठीक है। घूमर सेलिब्रेट किया जाता है, झूमर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हरियाणवी गिद्दा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। लूर सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा, गर्ल्स द्वारा, लड़कियों द्वारा ड्यूरिंग होली। और गुग्गा डांस, जो कि हमने देखा था गुग्गा नवमी के दिन ये किया जाता है, गुग्गा डांस, ठीक है। अब हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, वो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये करनाल में है, याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हरियाणा में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ठीक है। ये हरियाणा में मुर्रा बफेलोज बहुत पाई जाती हैं, जो कि ब्लैक गोल्ड के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। फेमस फॉर हाई मिल्क ईल्ड, इनकी मिल्क ईल्डिंग बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से इन्हें ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। तो ये हिसार में है और डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। इंडस्ट्री की बात करें तो पानीपत की रिफाइनरी है, यहाँ पे पानीपत में रिफाइनरी है, सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी इन साउथ एशिया। और यमुनानगर है, जहाँ पे पेपर मिल है। तो यमुनानगर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यमुनानगर में क्या फेमस चीज़ है, तो यहाँ पे पेपर मिल है, ठीक है। तो यमुनानगर किस चीज़ के लिए फेमस है, पेपर मिल के लिए फेमस है। कुछ और इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस देखते हैं यहाँ पे। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च करनाल में है, एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज भी करनाल में है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस भी याद रखने हैं। अब हम लोग पावर प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे है, भाखड़ा नांगल डैम है, ये तो आप जानते होंगे, सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहाँ पे है, तो यमुनानगर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है हरियाणा में। सोलर पावर स्टेशन कहाँ है, ये फरीदाबाद में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, ये गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि फतेहाबाद में है, ठीक है। गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट, ये यूपी ईस्ट वाला गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा का गोरखपुर है, ठीक है। तो ये गोरखपुर क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। गोरखपुर क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट है, कोल फायर थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर में है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झज्जर में है, और झज्जर पावर स्टेशन तो झज्जर में ही है। तो ये तीनों कोल हो गए, ये वाला न्यूक्लियर हो गया, फरीदाबाद वाला सोलर पावर स्टेशन हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यमुनानगर में हो गया, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भाखड़ा नांगल में भी हो गया। एक बिजनेस लिस्ट आई है, फॉर्च्यून ने निकाली है 100 मोस्ट पावरफुल विमेन। तो 100 मोस्ट पावरफुल विमेन में सबसे टॉप पे हैं मैरी बारा, जो कि चेयरमैन और सीईओ हैं जनरल मोटर्स की। तो बस आपको इतना याद रखना है, मैरी बारा जो है ये चेयरमैन और सीईओ हैं जनरल मोटर्स की, जिन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है 100 मोस्ट पावरफुल विमेन में बिजनेस लिस्ट में फॉर्च्यून की 2024 ईयर के लिए। ओम बिरला ने एड्रेस किया है 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली को जिनीवा में। तो हाल में ही जिनीवा में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली हुई थी, जहां पे हमारे लोकसभा स्पीकर साहब हैं ओम बिरला, उन्होंने 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में उन यूनियन की असेंबली में एड्रेस किया था, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है, ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में हो रहा है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हर साल मिलता है ताकि नेशनल पार्लियामेंट डिस्कस करे जाए जो भी प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज हैं। ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए सारे नेशनल पार्लियामेंट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं जेनेवा में और आपस में बातचीत करते हैं। थीम क्या है इस बार की,
इस बार की थीम है हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की क्या थीम रही है? हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। इंडियन डेलीगेशन में कौन कौन गया था? तो ओम बिरला साहब गए थे, साथ ही साथ राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश सिंह साहब गए थे, फिर कुछ सेक्रेटरीज गए थे। ठीक है, तो आपको ये हल्का सा याद रखना है। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यहाँ पे ये हुआ है कि जमाइका ने रिजॉइन किया है। ठीक है, जमाइका ने इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को रिजॉइन किया है एज 181st मेंबर। ठीक है, एज 181st मेंबर। ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? तो ये 1889 में स्टार्ट किया गया था या स्टैब्लिश किया गया था एज इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आगे चल के ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नाम से जाना लगा 1899 में। 1889 में स्टैब्लिश हुआ था एज इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, फिर 10 साल बाद इसका नाम बदल के इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कर दिया गया था। फाउंडर्स इनके थे फ्रेडरिक पासी, जो कि नोबेल प्राइज विनर भी थे, पीस प्राइज विनर, और विलियम लैंडर क्रेमर। ठीक है, तो फाउंडर्स के बारे में आपको नहीं याद रखना है। हेडक्वार्टर्स हल्का सा ध्यान दीजिएगा, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? हेडक्वार्टर्स याद रखना है, इस्टेब्लिशमेंट डेट याद रखनी है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट याद रखना है, और थीम याद रखनी है। और साथ ही साथ कौन सा एडिशन है? तो 149th एडिशन है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का। काजीरंगा को नेम किया गया है एज सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब किसको घोषित किया गया है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम को ये डिक्लेयर किया गया है। पहला कौन है? पहला सबसे बड़ा बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब कौन सा है? तो वो नामदाफा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो नामदाफा नेशनल पार्क के बारे में चर्चा करेंगे और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से। तो ये असम में है, जहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, कितनी बटरफ्लाई स्पीशीज हैं? तो लगभग 446, 450 के आसपास इतनी स्पीशीज है बटरफ्लाई की, तितलियां की इतनी स्पीशीज है यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसी के अंदर है पानबारी रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पे बटरफ्लाई की इतनी स्पीशीज पाई गई हैं। ठीक है, तो हल्का सा याद रखेगा, पानबारी रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? तो ये काजीरंगा के ही अंदर है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये इनको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क इन द ईयर 1974। ठीक है, 1974 में डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल पार्क। साथ ही साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है विच हाउसेस 2/3 ऑफ वर्ल्ड ग्रेटर वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन। ठीक है, 2/3 राइनोसरॉस की पॉपुलेशन, एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनकी पॉपुलेशन की 2/3 जो नंबर है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? काजीरंगा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हल्का सा ज्योग्राफी देख लीजिए कि गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट जो असम की है, नगांव जिला और गोलाघाट जिला के बीच में है ये काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एरिया इन ब्रह्मपुत्रा वैली फ्लड प्लेन्स। ठीक है, तो ये बात हल्की सी याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी हब है इंडिया में। ठीक है, सबसे बड़ी बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब है। तो सबसे बड़ी बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब नामदम्पा नेशनल पार्क में मिलेगी आपको। नामदम्पा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, चांगलांग जिला, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे चाइना से जुड़ा हुआ, तिब्बत से बॉर्डर शेयर करता हुआ जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे नामदाफा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसका एरिया है लगभग 1985 किलोमीटर स्क्वायर का। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1983 में। ठीक है, नामदाफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों ही 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको 1972 में बनाया गया था। ये मिशमी हिल्स में लोकेटेड है, आप ये बात याद रखिएगा, ये मिशमी हिल्स में स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मिशमी हिल्स है, वहां पे ये नामदाफा नेशनल पार्क स्थित है। मेन रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो है नोआव दिहिंग रिवर, ओरिजिनेटिंग एट चौकान पास और इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास नोआंग दिहिंग रिवर का क्या होता है? उद्गम होता है चौकान पास के पास। ठीक है, तो ये अंदर ही निकलती है, इसके अंदर से बहती हुई जाती है नामदाफा नेशनल पार्क से। रैंकिंग क्या है? तो 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, ये बात याद रखिएगा, ये 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काजीरंगा के बारे में चर्चा की और नामदफा नेशनल पार्क के बारे में कुछ चर्चा की। काकसार ब्रिज
का नाम बदल के कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया है। ये बात याद रखनी है आपको। काकसार ब्रिज कहाँ है? तो ये लद्दाख में है, ये बात याद रखिएगा। काकसार ब्रिज का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। क्यों? क्योंकि इन्होंने कारगिल वॉर में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। कैप्टन साहब ने, कैप्टन अमित भारद्वाज जी ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी और अपनी जान गंवाई थी कारगिल वॉर में, जिसकी वजह से उनके सम्मान में काकसार ब्रिज का नाम बदल के कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। काकसार ब्रिज कहाँ है? तो काकसार ब्रिज लद्दाख में है। फिर बात करते हैं चीफ यहाया सिनवार की। तो ये हमास चीफ थे, जिनको ये भी बोला गया था कि 7 अक्टूबर को जो इसराइल में हमास ने अटैक किया था उसके मास्टरमाइंड ये थे, यहाया सिनवार। तो इसराइल ने इनको मार गिराया है, इसराइल ने इनको मार गिराया है यहाया सिनवार को। तो अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में यहाया सिनवार किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये हमास चीफ थे, इनको मार गिराया गया है इसराइल द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? राफा सदर्न गाजा में, सदर्न गाजा में इनको मार गिराया गया है बाय इजरायली डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, एक्स रॉ ऑफिशियल विकास यादव वांटेड हो गए हैं एफबीआई द्वारा इन प्लॉट टू मर्डर खालिस्तानी टेररिस्ट गुतवंत सिंह पन्नू। तो गुतवंत सिंह पन्नू को टारगेट करने के लिए एक्स रॉ ऑफिशियल विकास यादव जी को क्या किया गया है? वांटेड घोषित कर दिया गया है एफबीआई द्वारा। देख लीजिए, ऐसे ऐसे काम ये लोग करते हैं। मतलब हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। गुरपतविंद सिंह पन्नू, ये जो पन्नू साहब हैं, ये बोलते हैं कि भारत से खालिस्तान को अलग कर देंगे, बताइए भारत के टुकड़े कर देंगे। ऐसे लोग हैं और इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेंगे तो उनको एफबीआई ऐसे कर देती है, वांटेड करार देती है। ये तो मतलब खैर यूएसए तो हमेशा से ही जाना गया है अपनी हिपोक्रेसी के लिए। खैर वो मुद्दा अलग है, हम लोग कभी और बात करेंगे इस पे। बस याद रखिएगा कि एक्स रॉ ऑफिशियल विकास यादव को वांटेड करार दिया गया है, वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया है एफबीआई द्वारा। ठीक है, तो ये यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में चार्जेस फाइल किए थे गुरपतवंत सिंह पन्नू को टारगेट करने के लिए। ये खुद अपने आप में एक खालिस्तानी टेररिस्ट हैं। ये भी बोल रहे हैं कि खालिस्तानी टेररिस्ट रिजाइडिंग इन न्यूयॉर्क। जब टेररिस्ट हैं तो कैसे रिजाइड कर रहा है न्यूयॉर्क में? भाई न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी सिटी है आपकी यूएस की, और वहाँ पे आप टेररिस्ट को शरण दे रहे हैं तो कुछ नहीं। यही काम पाकिस्तान ने किया था तो आपने घर में घुस के मार दिया था उसामा बिन लादेन को, तब आपसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है। और हम लोग यही करें, हमारे देश के खिलाफ कोई कुछ ये कर रहा है तो हमारे लोगों को ये वांटेड डिक्लेयर कर दे रहे हैं। वाह वाह। खैर भारत को अब झुकना नहीं चाहिए, जो भी है सामने एकदम दृढ़ होके पूरा भारत देश इनके साथ खड़ा है, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अभी हमने देखा था नायब सिंह सैनी जो हैं हरियाणा के नए सीएम बने हैं, इनको शपथ दिलाई है गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने। तो याद रखिएगा गवर्नर साहब हैं बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के, और हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी, इनका दूसरा टर्म हो गई है। आकाश त्रिपाठी की बात करते हैं तो आकाश त्रिपाठी को बहुत बेहतरीन रोल्स मिले हैं डिजिटल गवर्नेंस के लिए। तो इनको की रोल्स दिए गए हैं डिजिटल गवर्नेंस में। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के। साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के। तो आकाश त्रिपाठी जी को डिजिटल गवर्नेंस में बहुत ऊंचे पद पे अपॉइंट किया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एंड प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवीण वशिष्ठ जी की। तो प्रवीण वशिष्ठ जी को इंटरनल सिक्योरिटी में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पे अपॉइंट किया गया है। ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं प्रवीण वशिष्ठ साहब, जिनको स्पेशल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट दिया गया है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं सौरव गांगुली की, जो हमारे पूर्व कप्तान रहे हैं भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान रहे हैं। तो ये अब चार्ज ले रहे हैं एज स्पोर्ट्स डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, हेड ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। तो ये जेएसडब्ल्यू के क्या हो जाएंगे? ये डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हो जाएंगे जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कौन हो जाएंगे? तो सौरव गांगुली साहब हो जाएंगे। ठीक है, नेटवेस्ट की ट्रॉफी अगर आपको पता होगा 2003 में नेटवेस्ट की ट्रॉफी खेली गई थी, तो वहाँ पे सौरव गांगुली जी ने अपनी टी शर्ट निकाल के मतलब खूब अपना सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो हल्का सा ये मतलब ऑफ टॉपिक हो गए, माफ़ कीजिएगा। तो ये सौरव गांगुली हैं जिनको चार्ज दिया गया है एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट फॉर जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स। अवार्ड सेक्शन की बात करें तो अदिति आनंद को उनके आर्टवर्क मारी गोल्ड के लिए यूके में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको, अदिति आनंद जी को यूके में अवार्ड दिया गया है अपने आर्टवर्क टाइटल मारी गोल्ड के लिए। इन्होंने एक आर्ट बनाई थी जिसका नाम था, मतलब जिसकी थीम थी
चाइल्ड लेबर एंड लॉस्ट चाइल्डहुड्स। तो इसका नाम रखा गया था मारी गोल्ड। तो इसको अवार्ड दिया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है मारी गोल्ड को, जिनको अदिति आनंद जी ने बनाया है। तो अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला है? इमर्जिंग इलस्ट्रेटर कैटेगरी एट V&A इलस्ट्रेशन अवार्ड्स। तो इनके इलस्ट्रेशन को अवार्ड मिला है अदिति आनंद जी के। किसके लिए? मारीगोल्ड आर्ट वर्क के लिए। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं तो फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड है। फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड निकिता पोरवाल को गया है। निकिता पोरवाल आती है मध्य प्रदेश से। तो 60वां एडिशन था, 68 एडिशन था फेमिना मिस इंडिया का, और इसमें जो निकिता पोरवाल जी हैं उन्होंने जीता है फेमिना मिस इंडिया 2024 का टाइटल। याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश से आती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड 2024। तो नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिस्टर रोजीटा मिलेसी को। सिस्टर रोजीटा मिलेसी ब्राजील से आती हैं, ठीक है। सिस्टर रोजीटा मिलेसी ब्राजील से आती हैं। नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? रेफ्यूजी के राइट्स और डिग्निटी के बारे में के लिए काम करने के लिए नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड किसको मिला है? तो रोजीटा मिलेसी को मिला है, जो कि ब्राजीलियन नेशनैलिटी को बिलोंग करती हैं। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि इन्होंने रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स जो भी ब्राजील में रहे हैं उनकी राइट्स और डिग्निटी के लिए बहुत काम किया है। ये अवार्ड कहाँ दिया जाएगा? तो UNHCR के हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में दिया जाएगा। रीजनल विनर्स भी होते हैं, देख लेते हैं। तो अफ्रीका से रीजनल विनर है मैमूना बेन यूरोप से जो रीजनल विनर निकल के आई है वो है जीन डेवोड। नदा फजूल मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका से रीजनल विनर है। और एशिया पैसिफिक से दीप्ति गुरंग है। दीप्ति गुरंग नेपाल की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। दीप्ति गुरंग नेपाल की हैं, जिनको रीजनल विनर के तौर पे सम्मानित किया गया है अंडर नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड। बात कर लेते हैं UNHCR की। तो ये हेडक्वार्टर्स है इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में, स्टैब्लिश किया गया था 1950 में, ठीक है। नीति आयोग होस्ट करेगा इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार, ये बात याद रखिएगा। कौन होस्ट करेगा इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार? तो नीति आयोग होस्ट करेगा। सेकेंड इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024 कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? नई दिल्ली में होस्ट किया जाएगा, ये बात याद रखनी है। यहाँ पे क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है कि मिथेनॉल के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कैसे मिथेनॉल इकोनॉमी, जो अभी कोल इकोनॉमी है, उसको मिथेनॉल इकोनॉमी कन्वर्ट किया जाए एज लो कार्बन फ्यूल, ठीक है। तो ये पार्ट है किसका? इंडिया की मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम का, जो कि 2016 में शुरू हुआ था विद मिथेनॉल इंस्टीट्यूट USA के कोलैबोरेशन से, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसके साथ कोलैबोरेट करके ये पूरा प्रोग्राम और ये पूरा प्रोग्राम होस्ट किया जा रहा है। तो ये इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार जो है मिथेनॉल इंस्टीट्यूट USA के कोलैबोरेशन से नीति आयोग होस्ट कर रहा है नई दिल्ली में। नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जनवरी 1, 2015 को स्टैब्लिश किया गया था और इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नया एक डेवलपमेंटल बॉडी या थिंक टैंक आया था भारत सरकार के अंदर, जिसका नाम नीति आयोग था, विच फोकस्ड ऑन बॉटम अप अप्रोच एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं नीति आयोग का। तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स सारे यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है। सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूनियन टेरिटरीज के। रीजनल काउंसिल होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर और इट्स नॉमिनी। एडहॉक मेंबरशिप होती है, फिर एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप भी होती है और CEO भी होते हैं। CEO को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, और साथ ही साथ स्पेशल इन्वाइटीज भी भेजे जाते हैं जो कि एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा नीति आयोग होस्ट करेगा सेकेंड इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार नई दिल्ली में, इसके कोलैबोरेशन के साथ मिथेनॉल इंस्टीट्यूट USA के साथ, ठीक है। और नीति आयोग के बारे में हल्का सा बैकग्राउंड देखा। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स के बारे में देखें तो वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अक्टूबर को। इस बार की थीम है एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ये बात याद रखिएगा। एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम है, ठीक है। वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम है एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट किया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में, और इस बार की थीम थी स्पेस एंड क्लाइमेटिक चेंज। स्पेस एंड क्लाइमेटिक चेंज इस बार की थीम थी वर्ल्ड स्पेस वीक की।
1 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, और इस बार की थीम है कॉफ़ी योर डेली रिचुअल अवर शेयर्ड जर्नी। ठीक है, खैर हम तो चाय के शौकीन हैं, हो सकता है आप लोग कॉफ़ी के शौकीन हो। तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को, जिसकी थीम रही है कॉफ़ी योर डेली रिचुअल। जैसे हमारा रोज का जो है कार्यक्रम चाय से शुरू होता है, चाय से ख़त्म होता है, वैसे ही जो कॉफ़ी को पसंद करते हैं उनका डेली रिचुअल कॉफ़ी से शुरू होता है, कॉफ़ी से ख़त्म होता है। तो यही यहाँ पे थीम है, कॉफ़ी योर डेली रिचुअल अवर शेयर्ड जर्नी। वाइल्ड लाइफ वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को। ठीक है, एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयरनेस को फैलाना, जो भी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उनको बताना लोगों को, कैसे वो लोग भी सहभागिता बन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में। तो इस बार जो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया है वो 70th किया गया है, और थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू को एग्जिस्टेंस। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू एग्जिस्टेंस वाइल्ड लाइफ वीक की इस बार की थीम है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो भीष्म टैंक न्यूज में है। T90 भीष्म टैंक, याद रखिएगा T90 भीष्म टैंक को अपग्रेड कर दिया गया है। इसकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं इनको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और भीष्म टैंक कहाँ पे बनता है? तो तमिलनाडु में बनता है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री HVF एट अवाड़ी, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। T90 क्या है? ये टैंक्स है। ठीक है, और ये लाइसेंस के अंतर्गत बनता है, रशिया से ये इसके लिए लाइसेंस लिया गया है। ठीक है, तो T90 टैंक्स मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ लाइसेंस एग्रीमेंट विद रशिया के साथ मिलकर T90 भीष्म टैंक बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको अपग्रेड कर दिया गया है, हल्का सा याद रखिएगा। नेक्स्ट है INS तलवार पार्टिसिपेट करेगा इप्सा मार में। ठीक है, इप्सा मार क्या है? ये 8th एडिशन है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मारी टाइम एक्सरसाइज का। ठीक है, इप्सा मार क्या है? तो ये इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की मारी टाइम एक्सरसाइज है, और इस बार 8th एडिशन कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, 8th एडिशन कंडक्ट किया जा रहा है। कौन कौन सी कंट्रीज है? तो इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। नाम में ही है, I से इंडिया, B से ब्राजील, और SA से साउथ अफ्रीका, और MAR से मारी टाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें INS तलवार पार्टिसिपेट करेगा, इंडियन नेवल शिप तलवार पार्टिसिपेट करेगा इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाविक सागर परिक्रमा की। तो 2nd एडिशन लॉन्च किया गया है नाविक सागर परिक्रमा का। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दोनों ही महिलाएं हैं, फीमेल हैं, जिसकी वजह से ये खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेफ्टिनेंट कॉमोडोर डिल्ना के एंड लेफ्टिनेंट कॉमोडोर रूपा ए इसमें इन्वॉल्व होंगी, आप याद रखिएगा। नाविका सागर परिक्रमा में लेफ्टिनेंट कॉमोडोर डिल्ना के एंड लेफ्टिनेंट कॉमोडोर रूपा ए जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी फ्लैग ऑफ लोकेशन है गोवा, ये गोवा से शुरू किया गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पूरा का पूरा जो ग्लोब है इसको सरकम नेविगेट किया जाएगा इन अ सेल बोट क्रूड बाय विमेन ऑफिसर्स। तो ये विमेन ऑफिसर्स अकेले पूरा का पूरा ग्लोब को सरकम नेविगेट करेंगी, घूमेंगी सेल बोट में। इसी को नाविका सागर परिक्रमा कहा गया है। ठीक है, सेल बोट का क्या नाम है? INS तारिणी, ये भी याद रखिएगा, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INSV तारिणी। ठीक है, तारिणी। पहला एडिशन कब हुआ था नाविका सागर परिक्रमा का? तो नाविका सागर परिक्रमा का पहला एडिशन जो हुआ था वो 2017 में हुआ था। ठीक है, तो हल्का सा हम लोग ने बैकग्राउंड भी देख लिया और जो करंट है उससे भी देख लिया। नेक्स्ट आते हैं MK54 टॉर्पीडोज पे। तो आपको याद रखना है MK54 टॉर्पीडोज इंडिया को कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो USA प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि MK54 टॉर्पीडोज इंडिया को कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे नेवल कैपेबिलिटीज हमारी एनहांस होंगी। स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने अपनी कुछ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम्स को रीनेम किया है। कौन कौन स्कीम्स को रीनेम किया है देख लेते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना को कर दिया है। ठीक है, इसका पहले नाम था राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। तो राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम बदल के छत्तीसगढ़ सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना रख दिया गया है। इसी तरीके से राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना रख दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना या पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना कहाँ की स्कीम है, किस सरकार की स्कीम है? तो आपको ये याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ की स्कीम है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अमरावती पे। तो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है आंध्र प्रदेश को।
अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है उसको डेवलप करने के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है 15,000 करोड़ का। ठीक है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमरावती को डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ का लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। ठीक है, मोराटोरियम पीरियड 15 साल है। रीपेमेंट शेयर कैसे होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देगी और आंध्र प्रदेश 10% देगी। जो भी 15,000 करोड़ का रिपेमेंट करना होगा उसमें 90% जो है केंद्र सरकार देगी और 10% जो है आंध्र प्रदेश सरकार देगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ने ही लोन दिया है 15,000 करोड़ का। ठीक है, किसके लिए? अमरावती को डेवलप करने के लिए एज कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल में नागालैंड ने पार्टनरशिप की है वेल्स के साथ। ठीक है, तो ये फेस्टिवल कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 से 10 दिसंबर 2024 तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा। तो नागालैंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागा हेरिटेज और कल्चर से संबंधित है। ये एक तरीके का सेलिब्रेशन है नागा हेरिटेज और कल्चर का। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कंट्री पार्टनर कौन बना है? तो किसने पार्टनरशिप की है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है। वेल्स के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, वेल्स के साथ, यूनाइटेड किंगडम में आता है वेल्स, उसके साथ ये पार्टनरशिप की गई है। नेक्स्ट है लाल तिपारा गौशाला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने लाल तिपारा गौशाला का उद्घाटन किया था। ये कहाँ पे है? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। खासियत क्या है इसकी? ये पहली मॉडर्न और सेल्फ रिलायंट गौशाला है विद बायो सीएनजी प्लांट। किसकी मदद ली गई है इसको स्टैब्लिश करने में? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मदद ली गई है लाल तिपारा गौशाला को स्थापित करने के लिए। ठीक है, ये स्थित है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में आता है जो, और इसकी खासियत ये है कि ये पहला मॉडर्न और सेल्फ रिलायंट गौशाला है विद बायो सीएनजी प्लांट। कोलैबोरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कर्नाटका के सीएम ने अनाउंस किया है कि जितनी भी एसटी स्कूल्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब स्कूल्स हैं स्टेट के, उनको महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा। और साथ ही साथ रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल के महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। अब महर्षि वाल्मीकि तो आप सभी जानते हैं, बाबा हैं हम लोग के, तो वो आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत के प्रकांड पंडित, संस्कृत के लिटरेचर में प्रकांड एनॉर्मस कंट्रीब्यूशन देने वाले वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी थी और उसको डिवाइड किया था 7 कांड में। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट किया गया है कर्नाटका सरकार द्वारा कि जितने भी शेड्यूल ट्राइब रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और जो रायचूर यूनिवर्सिटी है, उनको अब महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा। किस लिए? क्योंकि अभी हाल ही में वाल्मीकि से जयंती को सेलिब्रेट किया गया था, तो उनकी लाइफ को और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये काम किया जा रहा है। वाल्मीकि के बारे में हम सभी जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि के बारे में आदि कवि जाने जाते हैं। आदि कवि से ये फर्स्ट पोएट हैं ऑफ संस्कृत लिटरेचर। इन्होंने रामायण लिख के अमर हो गए थे। इसके बाद तो हमको नहीं लगता रामायण के बाद कोई और भी किताब लिखी जाए तो रामायण तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो रामायण इन्होंने लिखी थी और उसको 7 कांड में डिवाइड किया था। स्पोर्ट्स सेक्शन में बात करें तो खो खो का जो वर्ल्ड कप है वो 2025 में होगा और ये भारत में होगा। ठीक है, तो 2 बातें आपको याद रखनी है खो खो वर्ल्ड कप से रिलेटेड। पहला तो ये कि ये कब खेला जाएगा, तो ये 2025 में खेला जाएगा। और ये कहाँ खेला जाएगा? तो ये भारत में खेला जाएगा 2025 में। 16 मेंस एंड वुमेन टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 24 देश इसमें हिस्सा लेंगे फ्रॉम 6 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो अंटार्कटिका तो आएगा नहीं। ठीक है, तो कंट्रीज रिप्रेजेंट, कितनी कंट्रीज रिप्रेजेंट होंगी? 24 कंट्रीज फ्रॉम 6 कॉन्टिनेंट्स। तो आपको ये याद रखना है कि इनॉग्रल जो पहला खो खो वर्ल्ड कप होगा वो भारत में होगा, 2025 में होगा। नेक्स्ट आते हैं दीपा कर्माकर की ओर। तो दीपा कर्माकर जी ने अपना अनाउंसमेंट डिक्लेयर कर दिया है। ये इंडिया की पहली फीमेल जिम्नास्ट ओलंपियन है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ये जिम्नास्ट है। ठीक है, दीपा कर्माकर किससे एसोसिएटेड है? तो ये प्रोफेशनल जिम्नास्ट है। ठीक है, प्रोफेशनल जिम्नास्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं ITTF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की समरी देख लेते हैं। तो एशियन टेबल टेनिस कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये कजाकिस्तान में हुई थी। इंडिया ने 3 मेडल जीते हैं और इंडिया 7वें स्थान पर है। ठीक है, टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो कि कजाकिस्तान में हुआ है, वो वहाँ पे इंडिया ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और 7वें स्थान पर काबिज है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। टॉप पे कौन है? टॉप पे जापान है विद 8 मेडल्स।
सेकंड पे है चाइना विद 5 मेडल्स, और फिर है थर्ड नंबर पे नॉर्थ कोरिया विद 3 मेडल्स। ठीक है, 3 मेडल जिसमें एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो इतना खैर आपको नहीं याद रखना है, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा पहले प्लेस पे जापान है, पहली प्लेस पे जापान है। इंडिया की जो पोजीशन है वो 7वीं है, इंडिया की पोजीशन 7वीं है, और इंडिया ने मेडल जीते हैं 3, और वो भी ब्रॉन्ज, कोई गोल्ड नहीं कोई सिल्वर नहीं। और एशियन टेबल टेनिस कहाँ हुआ है, तो एशियन टेबल टेनिस हुआ, चैंपियनशिप हुआ है कजाकिस्तान में। ठीक है, बात कर लेते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो है पेट्रा सोरलिंग, इनका हेडक्वार्टर्स है लॉजेन स्विट्जरलैंड में, और ये 1926 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1926 में ये बना था, ये बात आपको याद रखनी है।